आज हम ISO 9001-2008 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है QMS उसके डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेंगे। उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं उन सब के बारे में बहुत ब्रीफ में समझेंगे। ये थर्ड रिवीजन के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन बताया है कि अब QMS क्या चीज है, किस तरीके से हम इसको मानते हैं और इसका क्या संबंध है नीड से, ऑब्जेक्टिव से। प्रोसेस प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है इसमें, और इसकी यूनिफॉर्मिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे से दिखाई गई है। तो ये सब चीजें इसमें मेंशन है आपके इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इसमें बताया गया है प्रोसेस अप्रोच 0.2 में। प्रोसेस अप्रोच माने कि हम बात करते हैं प्रोसेस की, कभी भी हम प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं। जब भी हम ISO की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्रोसेसेस। ये प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअल हमारा जो अप्रोच है प्रोसेस वाला है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ चीजें हैं जैसे प्रोसेस का परफॉर्मेंस, प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, प्रोसेसेस के एडेड वैल्यू कंसिडरेशन, इस तरीके की चीजें हैं। फिर आपका जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आप देखते हैं कि आपके पास एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी बताई हुई है डॉक्यूमेंट में, वो है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। जो भी ISO 9001-2008 की बात होगी ये PD से जरूर आएगा। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान करिए, चेक करिए, फिर उस पर एक्ट करिए। तो पूरा जो डॉक्यूमेंट मैं आपको 1 से लेकर बल्कि 4 से एक्चुअल शुरू होता है, 4 से 8 तक जो हेडिंग्स है उसमें आपको बताऊंगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर डूइंग होगी, चेकिंग होगी, फिर एक्ट होगा उस पर। तो अगर हम एक डायग्राम से इसको समझना चाहे तो कस्टमर के कुछ रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट जो है वो जानने के बाद प्रोडक्ट बनता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। बीच में हमारा प्रोडक्ट रियलाइजेशन होता है, जो बीच का काम है उसमें आपका मेजरमेंट एनालिसिस इंप्रूवमेंट होता है। फिर आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है। तो ये हर चीज को, एक एक चीज को हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक जो इसमें बॉक्स दिख रहा है वो सब आपका उस डॉक्यूमेंट में दर्ज है। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनली आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारी चीजें देखिए, एक डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं या कोई सर्विसेज दूं तो मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन है। उस बीच जो जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, जो जो ये प्रोसेसेस आपको दिख रहे हैं, इन सारे प्रोसेस के बारे में ISO 9001-2008 का डॉक्यूमेंट बोलता है, बताता है और निर्देशित करता है। तो ये 0.3 में बताया जाता है कि भाई इसका ISO 9004 के साथ क्या संबंध है। ये इसमें बताया गया है कि जो डिफरेंट आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे साथ भी ये है, और साथ में कंपैटिबिलिटी विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे केवल यही नहीं ISO, बाकी जो भी है आपके 4001 जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है, उससे भी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बताई गई है। क्योंकि देखिए, केवल इसी की बात नहीं है, इसका कंपैटिबिलिटी बहुत आवश्यक है। वो पता चला वो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं जन स्कोप से। यहां पर ये डॉक्यूमेंट बताता है कि इसका स्कोप क्या है, जनरलाइज स्कोप क्या है, कि कहां तक ये आपको चीजें बताएगा। इसका एप्लीकेशन, ये कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां का इसका उपयोग होगा, वो एप्लीकेशन में बताया जाता है। फिर नॉर्मेटिव रेफरेंस, ये डिफरेंसेस बता रहा है कि इसका जो रेफरेंस है वो 9000-2005 है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस, जहां भी हम प्रोडक्ट करेंगे सर्विस है, इस तरीके से चीज बताई गई है। अब एक्चुअल जो शुरुआत हो रही है इसमें, जो अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट बाइबल है ISO वालों के लिए। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है, 4 से। तो सबसे पहले बताया जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। और इसमें जो भी चीज बताई गई है वो सारी की सारी नोटेड डाउन होंगी। ये जनरल रिक्वायरमेंट 4.1 पे आया आप, और फिर 4.2 पे जैसे ही आएगा तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज का होना ही होना चाहिए। जैसे क्वालिटी पॉलिसी ये होना चाहिए, क्वालिटी मैनुअल ये होना चाहिए, जो आपके प्रोसीजर रिकॉर्ड रिक्वायर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जरिए होते हैं वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेशन को बताता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज का होना चाहिए। फिर आपकी क्वालिटी मैनुअल की बात होती है कि क्वालिटी मैनुअल आपका कैसा हो, क्या हो किस तरीके से, वो सारी चीज इसमें बताई जाती है और बताया गया है इसमें। फिर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब आपके पास डॉक्यूमेंट तो आ गया, उसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी के पास जाता है, कौन अप्रूव करता है, कौन डिसअप्रूव करता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास किस तरीके से रखे जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, रीडेबिलिटी है, ये सारी चीजें कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आते हैं।
फिर आपके कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आपके पास जब डॉक्यूमेंट बन गए तो रिकॉर्ड्स आ गए ना, तो आपके उसकी स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, रिट्रीवल, रिटेंशन, इन सबको भी देखना होता है, वो कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। अब फिफ्थ वाला जो पॉइंट है उसके अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कमिटमेट है कि नहीं। जब आप इंटरनल ऑडिटर आएगा या ऑडिटर आएगा तो ये इन सब के पॉइंट पे ही चेक करेगा आपको। फिर कस्टमर फोकस क्या रहेगा, अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कस्टमर फोकस भी होगा। फिर आपकी क्वालिटी पॉलिसी क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ISO 9001 या 2008 जो सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, उसकी क्वालिटी पॉलिसी क्या है। फिर प्लानिंग, अल्टीमेटली प्लानिंग में ये बात होती है कि क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग कैसी है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन, ये 5.5 में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन ऑथराइज होगा, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होगा जो इसको देखता होगा, और उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन, आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन कैसा है, यहाँ कोई गैप तो नहीं है। फिर मैनेजमेंट रिव्यू की बात आएगी। इस मैनेजमेंट रिव्यू में सबसे पहले जनरलाइज बात कही गई है, फिर इनपुट का रिव्यू, फिर आउटपुट का रिव्यू। अब जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें बताया गया है कि प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज क्या होंगे। इस रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉम्पिटेंस, इसकी ट्रेनिंग, इसकी अवेयरनेस कैसे की जा रही है, इसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, कैसी बिल्डिंग है, कैसा वर्क कल्चर है, ये वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये 6.3 और 6.4 में दिया गया है। फिर आता है प्रोडक्ट रियलाइजेशन। देखिए एक एक जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ वो मैंने वो इस इमेज से रिलेट करी है, हर चीज वो इमेज में थी। तो प्रोडक्ट रियलाइजेशन की बात शुरू हो गई है यहाँ पर, उसकी प्लानिंग कैसी होगी, और प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए आपका कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस, कि कस्टमर से आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, पोस्ट डिलीवरी, प्री डिलीवरी, क्या सब चीजें यहाँ पर मेंशन है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ जो रिव्यू है रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो चीजें यहाँ डिफाइन की गई हैं। आगे जब जाएंगे तो कस्टमर कम्युनिकेशन कैसा है, कस्टमर से आपकी बातचीत कैसे हो रही है, कस्टमर का फीडबैक किस तरीके से मैनेज करते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट कैसे मैनेज करते हैं। फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आता है कि उसकी प्लानिंग कैसे की गई है, उसके इनपुट्स क्या हैं और उसके आउटपुट्स क्या है। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रिव्यू, कि जो आपने डिजाइन डेवलपमेंट बनाया, प्रोसीजर बनाया है या प्रोसेस बनाया है, उसका रिव्यू भी होना चाहिए। फाइनली इस D&D का वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ये V&V बहुत इंपॉर्टेंट है D&D का। अब कंट्रोल ऑफ डिजाइन, ये भी बहुत जरूरी है। जो आप डेवलपमेंट जो चेंजेस कर रहे हैं उसका भी जरूरी है कि कब चेंज हुए, कितना चेंज हुआ, ताकि पूरा ऑडिटर को पता हो। फिर परचेजिंग, परचेज की क्या आपके प्रोसेसेस क्या मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, फिर परचेजिंग की इंफॉर्मेशन क्या है, और फाइनली वेरिफिकेशन ऑफ परचेज प्रोडक्ट, ये भी होना चाहिए। और प्रोडक्शन ऑफ एंड सर्विस प्रोविजन, ये इसमें कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस पोजीशन, ये कंट्रोलिंग कैसे की जा रही है। वैलिडेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, ये कैसे किया जा रहा है। और फाइनली आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि कहाँ क्या हुआ है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। बाद में कस्टमर प्रॉपर्टी, अगर कस्टमर प्रॉपर्टी आपके पास है कोई चीज, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं और उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, ये चीज इसमें बताई गई है। और फिर कंट्रोलिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट। फिर कंट्रोल ऑफ जो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट है, इसकी कंट्रोलिंग के बारे में यहाँ बताया गया है। और फाइनली जो 8th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट होता है आपके डॉक्यूमेंट में, वो मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। तो जनरल इसमें बताया गया है क्या चीज चाहते हैं। इसमें यहाँ से शुरू होता है कि मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट कैसी होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन किस तरीके से आप अचीव करेंगे, इंटरनल ऑडिटिंग कैसे होगी, और इंटरनल ऑडिटिंग के प्रोसीजर कैसे होंगे, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसेस, ये चलता रहेगा, और मॉनिटरिंग मेजर ऑफ प्रोडक्ट। फिर कंट्रोल ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट है जो कंफॉर्म नहीं कर रहे हैं स्टैंडर्ड से, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। और फिर फाइनली एनालिसिस ऑफ डेटा, जो भी आपका डेटा अवेलेबल है, चाहे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हो, सप्लायर का डाटा हो, वो। अब सब कुछ के बाद ये जरूर देखा जाता है कि इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं आप उसमें, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है कि नहीं, करेक्टिव एक्शन क्या लिया आपने, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिए, ये सब चीजें देखी जाती है। बहुत शुक्रिया। 4 से लेकर 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हेडिंग मैंने आपको ब्रीफ में बताई। ये एक्चुअली ओवरव्यू था आपके ISO के डॉक्यूमेंट का, 3rd डिवीजन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये ITI का डॉक्यूमेंट मुझे इंटरनेट में मिला था, वहां से मैंने बनाया है अपना वीडियो। थैंक यू।